हाँ, सबको नमस्कार है। और अब आप लोग अपना रोल नंबर और नाम चैट बॉक्स में लिखिए। गुड आफ्टरनून सर। जी जी, नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। सर फिर से लिख दिए हैं। फिर से लिख दीजिए। ठीक है सर। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही होगी? यस सर। ठीक है, गुड। कल हम लोगों ने काफी चर्चा की स्त्री विमर्श के ऊपर। आज हम लोग उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे कि चीजें अब समाप्त हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि कल से छुट्टी हो रही है शायद, तो ऑनलाइन क्लास का क्या सीन होगा ये तो बताया जाएगा कि होना है कि नहीं होना है। तो आज हम लोग स्त्री विमर्श वाला कम से कम खत्म कर लेते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो मैंने कल तक चर्चा की है वो सब आपके जहन में है, आप उसको दिमाग में रखे हुए हैं। मैं उसे बात आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि सभ्यता का जो विकास क्रम हुआ था जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी, किस तरह से कृषि आधारित जो उत्पादन व्यवस्था थी और उसके बाद उत्पादन के जो तौर तरीके बदले, और उन तौर तरीकों के बदलने से जो सामाजिक संरचना में बदलाव होता है उसमें स्त्री का वर्चस्व घटता चला जाता है। मातृ सत्तात्मक परिवार की अपेक्षा हम पुरुष सत्तात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। और स्त्री चूंकि कमजोर पड़ रही थी, मैंने आपको बताया था, बड़ी विशद चर्चा उसकी हुई थी, तो कमजोर पड़ रही थी, इसलिए उसको धीरे धीरे पुरुषों ने उसे अंतःपुर की वासी और भोग्या के रूप में स्थापित कर दिया। और जब सामंतवादी व्यवस्था आई, जब सामंतवादी व्यवस्था मतलब जिसको आप समझते हैं फ्यूडल फ्यूडल दौर, मतलब राजा और प्रजा के बीच का जो व्यक्ति होता है, जो बिना परिश्रम के जिसके पास आवारा पूंजी इकट्ठा होती जाती है, क्योंकि राजा अपना जो कर वसूलता है जनता से
वो इन्हीं सामंतों के माध्यम से वसूलता है। राजा ने अगर कम कर लगाया है तो वसूलने वाला उससे थोड़ा ज्यादा कर ले लेता था, कि राजा को पता भी न चले, और बिना परिश्रम किए वो एक तरह से आप समझ लीजिए जिसको कमीशन खाना कहते हैं, कमीशन खा करके वो अमीर होता था। ये जो कमीशन खोर संस्कृति होती है ये बड़ी लालची संस्कृति होती है, बहुत भोगवादी संस्कृति होती है। सामंतवाद जो आया वो पूरी तरह से, बल्कि काफी हद तक इसी भोगवादी संस्कृति का प्रतीक वर्ग रहा है, जिसमें संपत्ति के साथ साथ स्त्री और किसी भी तरह की जो वस्तुएं हैं उनके भोग की इच्छा उसके अंदर प्रबल होती चली गई। जब वेदों के बाद का दौर आता है, यानी इसको कहते हैं उत्तर वैदिक युग, वेदों के बाद का जो दौर है उसमें आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था आती है। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का मामला आता है, और वर्ण व्यवस्था के आने से ब्राह्मणवाद का बोलबाला बढ़ता है। यहाँ जब मैं ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो आप किसी जाति से मत जोड़िएगा, यह एक प्रवृत्ति होती है। ब्राह्मण मतलब तिवारी, पांडे, मिश्रा नहीं, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो अपने को किसी दूसरे से बेहतर मानने की स्थिति में होता है, जिसके अंदर ये मानसिकता है कि हम फलाना से श्रेष्ठ हैं, यह मानसिकता है जिसके लिए चिंतकों ने ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग किया। यह जाति से संबंधित नहीं है, यह मानसिकता से संबंधित शब्द है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक बड़े उनका निबंध है उसमें बहुत अच्छा वाक्य लिखा कि समाज की हर छोटी से छोटी जाति अपने से भी एक छोटी जाति खोज ही लेती है। तो ये प्रवृत्ति होती है कि हम अपने से छोटा बना के किसी को खोजते रहते हैं, कुछ वर्ग को चुनते रहते हैं कि वो हमारा आदेश मानेगा। घर में जैसे बड़े बच्चे हैं तो अपने से छोटे वालों के ऊपर रौब झाड़ते हैं, उनसे छोटे वालों पर अगले झाड़ते हैं। ये एक सिलसिला, एक मानवीय वृत्ति है। ये जब समाज के रूप में घटित होती है तब इसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो आप इस ब्राह्मणवाद शब्द से कभी भी ब्राह्मण शब्द या ब्राह्मण जाति का अर्थ मत लगाइएगा। ब्राह्मणवाद एक मानसिकता है समाज में वर्चस्व कायम रखने की, अपने को श्रेष्ठ साबित करते रहने की। तो जब वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन हुआ, तो इस व्यवस्था ने भी स्त्रियों की स्थिति को काफी खराब किया, और इतना खराब किया स्त्रियों को शूद्रों के खांचे में डाल दिया। आपने तुलसीदास का वो पढ़ा होगा मानस में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी जानवर, ढोलक, शूद्र, स्त्री और गवार सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया और कहा कि ये सब बिना पीटे नहीं समझते हैं, ये सब पिटाई के अधिकारी है। तो इस तरह की पुरुष मानसिकता धीरे धीरे समाज में वर्ण व्यवस्था आने के साथ दिखाई पड़ने लगती है। फिर एक कदम और आगे बढ़ाया पुरुषों ने। उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए शास्त्रों में और जो धर्म ग्रंथ थे उसमें दोनों में स्त्रियों के विरोधी नियम बना दिए, और स्त्रियों को शास्त्र के अध्ययन से वंचित कर दिया, ज्ञान प्राप्त करने से रोक दिया कि अगर पढ़ेंगी लिखेंगी तो ये अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएंगी, इसलिए इनको पढ़ने लिखने ही नहीं देना है। तो आप ये देखेंगे कि हिंदी में ये स्त्री विमर्श कैसे आता है, ये स्त्री चिंतन किस रूप में आता है। तो मैंने जैसे बताया था कि 80 के दशक में आता है, और जो सबाल्टर्न विचारधारा है उसने तमाम हाशिए के सवालों को केंद्र में लाने की कोशिश की थी। उसकी एक प्रयास के रूप में आता है, लेकिन वो स्पष्ट है। 80 के दशक में स्त्री विमर्श का आंदोलन खूब तेजी से सक्रिय था, एकदम साफ साफ ही दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके पहले जो छुटपुट प्रयास हुए हैं स्त्री चिंतन के हिसाब से, जो थोड़े धुंधलके टाइप के हैं, हल्के फुल्के प्रयास हैं, इक्का दुक्का प्रयास हैं, लेकिन स्त्री विमर्श को दिशा देने में उनका भी महत्व है, क्योंकि वो प्रयास थे। कुछ लोगों ने बड़ी सीमाओं में, सख्त सीमाओं में रहते हुए भी, कठोर सीमाओं में रहते हुए भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी। आज तो स्त्री को व्यक्ति करने के इतने मंच मौजूद हैं, नहीं कुछ है तो अखबार, अगर नहीं सुनता है तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे स्त्री आंदोलन आजकल हो रहे हैं और स्त्रियों की बातों को सुना जा रहा है। उस जमाने में तो ये चीजें संभव नहीं थी। तो उन दायरों में, उन चौखटों में रहते हुए कुछ स्त्रियों ने आवाजें उठाई थी।
जैसे मैंने भक्ति आंदोलन की बात की थी, मीरा का नाम लिया था। मीरा के अलावा भी कुछ एक स्त्रियों का नाम आता है, जैसे अक महादेवी। अक महादेवी ये महादेवी वर्मा बात की है, छायावाद की है। अक महादेवी एक पहले हुआ करती थी, भक्ति काल की कवित्री है। और आंडाल, आंडाल भी एक कवित्री है, भक्त कवित्री है, जो दक्षिण भारत में नायनमार और अलवार संतों की परंपरा थी, उसी परंपरा की वो कवित्री है, स्त्री है, स्त्री भक्त हैं। और उन्होंने भी सामाजिक जो ये शोषण है, सामाजिक भेदभाव है, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती दी थी। इन भक्त कवित्रियों ने स्त्री की स्वायत्तता की बात की थी और स्त्री की प्रेम भावना और स्त्री की प्रतिरोध की भावना, स्त्री की प्रेम की भावना, स्त्री के प्रतिरोध की भावना, दोनों पर जोरदार आवाज उठाई थी। उन्होंने खुल के अपनी बातें कही थी। ये बहुत बड़ी घटना है। और जब हमारे यहाँ आधुनिक काल में भारतेंदु युग से वो दौर शुरू होता है, तो जिसको हम लोग भारतीय नवजागरण का दौर, भक्ति काल के बाद भारतेंदु युग को हम लोग नवजागरण काल के रूप में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इस काल में स्त्रियों ने धीरे धीरे, कम ही सही लेकिन अब बातें कहनी शुरू की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्नी थी मल्लिका। मल्लिका नर्तकी थी, गायिका थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेम करती थी। उनकी रचनाएं इधर भी बहुत सारी सामने आई हैं, लंबे समय तक तो सुनाई नहीं देती थी। भारतेंदु की एक कविता है जिसमें एक कविता कहती है, मतलब मल्लिका का ही वो उल्लेख आता है कि मल्लिका ने वो कविता लिखी है। वो कहती है कि पढ़ाए नहीं देते हो, लिखाए नहीं देते हो, सैया अंग्रेजिन जस बनाए नहीं देते हो। वो अपने पति से कह रही है, एक ग्रामीण स्त्री, कि हमको भी पढ़ा क्यों नहीं देते, लिखा क्यों नहीं देते, मेरे पति मुझे भी अंग्रेज औरतों की तरह क्यों नहीं बना देते। तो अगर तुमको लगता है कि अंग्रेजी मेम जो है वो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से रहती हैं, तो वो मैं भी बोल सकती हूँ। जैसे वो पढ़ लेकर के उनके वहाँ के उनके पतियों ने, उनकी संस्कृति ने उनको इजाजत दी, वो पढ़ लिख सके और देश विदेश घूम सके, उसी तरह का हमको भी आप हम व्यवस्था उपलब्ध कराइए, हम भी अंग्रेजी मेम से भी बेहतर बन सकते हैं। तो भारतेंदु के युग में भी आप देखिएगा, द्रव्य स्वर में ही सही, लेकिन स्त्रियों ने अपनी आवाज साहित्य उठानी शुरू कर दी थी। और जो अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों ने कई ऐसे प्रयास किए हैं, हम गुलाम थे लेकिन इसके बावजूद इस बात की तो प्रशंसा करनी होगी कि अंग्रेजों ने भारत में स्त्री की मुक्ति के लिए कई बड़े बेहतर प्रयास किए, स्त्री की स्वतंत्रता के लिए कई बड़े प्रयास किए। इसमें बड़ा योगदान जो है ईसाई मिशनरियों का है। ईसाई जो मिशनरियां थी, जो चर्च स्कूल बने बहुत सारे आपने देखे होंगे, ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल वातावरण बनाया था। तो इनका योगदान बहुत ही उल्लेखनीय है। दूसरा यह कि सती प्रथा का विरोध हुआ था। सती प्रथा का विरोध किया था राजा राममोहन राय ने, लेकिन उनका साथ किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वो शासक थे भारत में, अंग्रेज थे, लेकिन सती प्रथा के उन्मूलन में उनका भी बड़ा योगदान था। बाल विवाह का विरोध किया गया था। बाल विवाह का विरोध हुआ था, यानी कम उम्र की बच्चियों की शादी का विरोध किया गया। यह भी स्त्री को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम था, स्त्रियों को मजबूत बनाने की दिशा में। और बाद में देखिएगा कि विधवा विवाह का भी समर्थन किया गया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो अधिकार है उसको दूसरा विवाह करने की, अगर वो चाहे तो। उसे अपना जीवन पूरी तरह से जीने की, अपने शर्तों पे जीने की आजादी है। उसे किसी धार्मिक तर्क या किसी भावनात्मक तर्क के आधार पर उसके जीवन को बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। अगर वो चाहती है कि पुनर्विवाह करे तो बिल्कुल उसकी इजाजत होनी चाहिए। और इस तरह से ये प्रयास भारतेंदु युग और उसके बाद के दौर में शुरू होते हैं। अंग्रेजों का भी इसमें बड़ा योगदान रहता है। तो यहाँ से स्त्रियां धीरे धीरे थोड़ी मजबूत होने की दिशा में होती हैं। तो शिक्षा के स्तर पे और जो सामाजिक कुरीतियां थी, दोनों के स्तर पे जागरूकता आती है स्त्रियों के पक्ष में। और आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में, विशेष तौर से महाराष्ट्र में, स्त्री शिक्षा
और स्त्री जागरण पर विशेष बल दिया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले ने 1848 ईस्वी में, कल्पना कीजिए 1857 में भारत की पहली क्रांति होती है, मंगल पांडे के नेतृत्व में। हमको लगता है कि हमको आजाद होना चाहिए, और 1848 में, उससे करीब करीब 9 साल पहले, एक स्त्री महिला ने स्कूल बनाया लड़कियों का, बालिकाओं के विद्यालय की स्थापना की। और उस सावित्रीबाई फुले दलित जाति की स्त्री थी। तो दलित स्त्री होकर उन्होंने, एक तो दलित जाति का होने से अलग से ब्राह्मणवादी व्यवस्था दबाव था, ऊपर से स्त्री होने का दबाव था। इन दोनों दबावों के बीच में रहते भी सावित्रीबाई फुले ने 1848 ईस्वी में यह महसूस किया कि स्त्री के लिए शिक्षा जरूरी है, और इसलिए उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना की। और उनके जो समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका नाम का चर्चित होता है, दलित विमर्श में भी इनका नाम आता है, स्त्री विमर्श में भी आता है। दोनों पति पत्नी ने मिल करके इसके लिए प्रयास किया। दोनों जन कविताएं भी लिखते थे, लोगों के लिए कविताएं भी लिखते थे, जिसमें जन भावनाओं का बड़ा असर होता था। एक और महिला थी महाराष्ट्र में, ताराबाई शिंदे। उन्होंने किताब लिखी थी 1882 ईस्वी में, 82 में। किताब का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना, ये बहुत ही अच्छी किताब थी। और आप कल्पना कीजिए कि 1882 ईस्वी में कोई महिला ये लिख रही है। कुछ लोग ये मीटिंग छोड़ दिए, कहीं और शुरू हो रही है क्या? जी सर। क्या और क्लास अभी टाइम है क्या? सर आपका आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी क्लास शुरू हो गई है क्या? नो सर, आपका आखिरी लास्ट क्लास है। तो फिर कुछ लोग का दिखा रहा है कि लेफ्ट द मीटिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? सर पता नहीं। नहीं तो ग्रुप में मैसेज मैं तो डाल ही दूंगा कि ये चूंकि चीजें रिकॉर्ड हो रही है ना, तो आपका आना जाना सब इसमें पता चल रहा है। कम से कम अटेंडेंस का ये जो माध्यम है, इसमें तो आप पकड़ में आ ही जाएंगे ना कि आप है कि नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। खत्म हो गया सर। जो अच्छा ठीक है, तो मान लो ये तो एक है ही तर्क। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जो जिनको पढ़ना हो तो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना उनको कुछ भी करिए, नहीं पढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि 1882 में स्त्री पुरुष की तुलना जैसी किताब आती है, और यह साहसिक किताब थी। इसमें किसी स्त्री ने बाकायदा ये लिखा कि स्त्री और पुरुष के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं है, जिसके चलते स्त्री को इतना ज्यादा उपेक्षित किया जाए। एक और किताब आती है 1882 में ही, और उसके लेखिका का नाम पता नहीं है। लेखिका के रूप में लिखा गया है एक अज्ञात हिंदू औरत। एक अज्ञात हिंदू औरत। किताब का नाम है सीमंतनी उपदेश। ये किताब पिछली दोनों किताबों की अपेक्षा बेहद क्रांतिकारी किताब है स्त्री विमर्श के लिहाज से, क्योंकि इस किताब में सीधे सीधे स्त्री शोषण का मुख्य विरोध किया गया है और पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दी गई है। तो आप देखेंगे कि सीमंतनी उपदेश में स्त्री विमर्श का जो स्वर है बहुत ही मुखरता के साथ प्रकट होता है। आपने पढ़ा होगा जब हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपने पढ़ा होगा जब हिंदी कहानी का विकास, तो उसमें एक कहानी आपने पढ़ी होगी दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उसकी लेखिका का नाम था बंग महिला। एक बंग महिला, यानी ऐसी महिला जिसका नाम नहीं पता है, वो बंगाली महिला है, उसने एक कहानी लिखी है दुलाई वाली। यानी अभी भी समाज इतना बधा हुआ था कि एक स्त्री लिख भी सकती है, उसकी चर्चा करने में उसको थोड़ा संकोच होता था, शर्म आती थी। बाद में लोगों को पता चला कि बंग महिला का असली नाम है
राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष नाम की वो बंगाली महिला थी जिन्होंने उस समय हिंदी में कहानी लिखनी शुरू की थी जब प्रेमचंद जैसे लोग भी नहीं लिख रहे थे। तो स्त्री जागरण का स्वर वहां से दिखाई पड़ने लगता है। उनकी एक और कहानी है, कुंभ में छोटी बहू। कुंभ में छोटी बहू, ये कहानी बहुत जबरदस्त कहानी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नवजागरण कालीन दौर में स्त्री चेतना और स्त्री की रचनाशीलता की जो जमीन है, वह जमीन मूलतः इन्हीं कुछ रचनाकारों ने, स्त्री रचनाकारों ने मिलकर के बनाई थी, जिनमें मैंने नाम लिया ज्योतिबा फुले का, ताराबाई शिंदे का, एक अज्ञात हिंदू औरत जिसने सीमंतनी उपदेश लिखा, और राजेंद्र बाला घोष का जिन्होंने दुलाई वाली और कुंभ में छोटी बहू नाम की रचनाएं लिखी। उसके बाद और सशक्त स्वर बनता है धीरे धीरे छायावाद के दौर में। आइए आप, तो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है। महादेवी वर्मा की किताब है श्रृंखला की कड़ियां। कविताओं में तो वो जरूर होती है ना, रुदन कर रही हैं, लेकिन महादेवी वर्मा का एक बड़ा ही जबरदस्त पहलू है कि श्रृंखला की कड़ियां जो उनका निबंधों का संकलन है 1936 ईस्वी में आया था, उसमें उन्होंने स्त्री स्वाधीनता की बात की, स्त्री की स्वतंत्रता की वकालत की है। और चांद पत्रिका का वो संपादन करती थी। चांद नाम की एक पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा करती थी, और उस पत्रिका में लगातार उन्होंने स्त्रियों की स्वाधीनता के लिए अच्छे अच्छे सशक्त निबंध लिखे। तो 1936 में महादेवी वर्मा का यह प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण था, श्रृंखला की कड़ियां के माध्यम से और चांद पत्रिका के माध्यम से। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता तो आपने पढ़ी है, कौन सी कविता पढ़ी है? खूब लड़ी, हाँ, झांसी की रानी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। झांसी वाले रानी की साथ। वो झांसी की रानी स्त्री थी और कितनी सशक्त भूमिका थी उनकी, उनकी देश को आजादी दिलाने में, उनका त्याग कितना महान था, उन पर किताब आती। और उसी समय फ्रांस में एक स्त्रीवादी लेखक हैं सिमोन द बोउआ। सिमोन द बोउआ, बोउआ, फ्रांस की एक और चिंतक। सर क्या बोले? सिमोन? सिमोन द बोउआ, ब पर ओ की मात्रा, छोटा ऊ आ, बोउआ। इनकी किताब थी 1940 में आई थी, और किताब का नाम था द सेकेंड सेक्स, यानी दूसरा लिंग। और दूसरा लिंग कौन था? तो स्त्री थी। तो इस स्त्री पर केंद्रित करके सिमोन द बोउआ ने किताब लिखी 1940 ईस्वी में, द सेकेंड सेक्स नाम से। और इस किताब से स्त्री विमर्श का जो क्रांतिकारी स्वरूप हो सकता है, जो एग्रेसिव स्वरूप हो सकता है, जो आक्रामक स्वरूप हो सकता है, चेतना सामने निकल के आती है। अभी तक तो स्त्रियां लिख रही थे तो दरी सहमी सी लिख रही थी, लेकिन यह किताब बड़ी क्रांतिकारी और जिसको दूसरे अर्थ में बोल्ड किताब कहा जाता है, उस तरह की किताब थी। और इसने स्त्री विमर्श को एक धार प्रदान कर दी, एक तेजी उसमें आती है। तो महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और सिमोन द बोउआ, ये तीन लोगों ने मिलकर के छायावाद के दौर के आसपास के समय में और प्रगतिवाद के दौर के समय में स्त्री विमर्श को धार प्रदान की, उसको एक तेवर प्रदान किया। उसके बाद इस्मत चुगतई, इस्मत चुगतई पाकिस्तान की थी मूलतः और उर्दू में लिखा करती थी, लेकिन उन्होंने भी बड़ी सुंदर कहानियां और उपन्यास लिखे। तो स्त्री जीवन की जो त्रासदी है, जो जीवन संघर्ष है, वो सारी चीजें उनकी रचनाओं में आती हैं। उनकी कई रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे जंगली कबूतर, गिद्दी, ये कविताएं बड़ी चर्चित हैं। ये उपन्यास उनके हैं दरअसल, और बड़े चर्चित हैं। कहानी संग्रहों में जो उनकी कहानियां हैं वो दो बड़े चर्चित हैं स्त्री विमर्श के हिसाब से। एक का नाम है कलिया, कलिया, और दूसरी का नाम है छुई मुई। आप इस्मत चुगतई की आत्मकथा भी पढ़िए, जिसका नाम है कागजी है पैरहन, कागजी है पैरहन।
ये आत्मकथा भी स्त्री विमर्श के इतिहास से बेहद सशक्त रचना है। तो 80 मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतिहास की तरफ आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि 80 के दशक में सबाल्टर्न दर्शन से बिल्कुल ये बात सही है कि सबाल्टर्न दर्शन से स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श को खूब तेजी से सामने लाया गया, लेकिन उसके पहले जो छिटपुट प्रयास हुए हैं वे एक पृष्ठभूमि बनाने का काम करते हैं। और जब भी आप स्त्री विमर्श पर अपना उत्तर लिखेंगी, स्त्री आंदोलन पर अपना उत्तर लिखेंगी, स्त्री मुक्ति आंदोलन पर लिखेंगी, तो इन सारे ऐतिहासिक घटनाओं का, इन लोगों का जिक्र करेंगी जिनका मैंने अभी भी नाम लिया। जी सर। एक लेखिका है छायावाद के ही दौर में महादेवी वर्मा के अलावा, उनका नाम है विद्यावती कोकिल। विद्यावती कोकिल, उनका भी नाम आप लिख सकती हैं कि ये भी स्त्री विमर्श के लिहाज से सशक्त लेखिका थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अलावा एक और पात्र थी जिसने सहयोग किया था, उसका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई क्या करती थी, झांसी की रानी जो तोप से हमले करती थी, उस तोप में मसाला और बारूद भरने का काम करती थी। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे, झलकारी बाई पर बाद में कविताएं लिखी गई हैं, उस समय मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने नहीं लिखी, इधर भी झलकारी बाई पर कविताएं भी आई हैं, उपन्यास भी आए हैं। तो स्त्री विमर्श ने अपने ऐतिहासिक संदर्भों को भी खोजने की कोशिश की है। लेखिकाओं ने ढूंढ ढूंढ करके इतिहास से ऐसे स्त्री पात्रों, ऐसे स्त्री रचनाकारों को सामने लाने की कोशिश की है जिन्होंने तमाम बंदिशों के बावजूद स्त्री की आवाज को सामने लाने का प्रयास किया। वो डरी नहीं, पीछे नहीं हुई। नए लेखकों में आप जानती हैं कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं, उषा प्रियंवदा हैं, अमिका हैं, चित्रा मुदगल हैं, बहुत सारी लोग हैं जो स्त्रियों पर लिख रही हैं। बिल्कुल अभी आपके समय में कात्यायनी है, जया यादवानी है, सविता सिंह है, कमल कुमार हैं, तमाम लेखिकाएं हैं जो स्त्री विमर्श के हिसाब से लिख रही हैं। मधु कांकरिया हैं, गीतांजलि श्री हैं, अलका सरावगी हैं, अल्पना मिश्र हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, नीलाक्षी सिंह हैं। नीलाक्षी सिंह यहीं की है, जमशेदपुर की में रहती थी वो, और परिंदे के इंतजार सा कुछ नामक उनकी कहानी भी चर्चित हुई थी। तो ये तमाम लोग हैं, प्रभा खेतान है, क्षमा शर्मा है, मिला गर्ग है, नासिरा शर्मा है, कृष्णा सोबती हैं। तो आप मतलब आप ये नहीं है कि अब आप गिनना पड़ेगा, जैसे हम लोग को पहले गिनना पड़ रहा था, खोज खोज के निकालना पड़ रहा था कि भाई एक तो महादेवी वर्मा थी, महादेवी वर्मा मीराबाई थी, अब का महादेवी थी और आंडाल थी, खोज खोज के निकाला गया और एक दो उनकी रचनाएं थी। फिर भारतेंद्र युग में हमको खींचतान के मल्लिका नाम की मिलती है, एक दो कविताएं मिलती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्या के लिहाज से भी लेखिकाओं की संख्या बढ़ती है और ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है। स्त्री विमर्श एक लंबी यात्रा तय करके अभी तक पहुंचा है और आप ये देखेंगे कि सुमन राजे का नाम आप नोट कर लीजिए, सुमन राजे। इन्होंने किताब लिखी है हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास, और यह क्रांतिकारी किताब है इस लिहाज से कि इन्होंने पूरे साहित्य के इतिहास को चुनौती दी है। रामचंद्र शुक्ल से लेकर के बच्चन सिंह तक जो इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, उन सारी इतिहास की किताबों को उन्होंने कहा यह किताबें पुरुष मानसिकता से लिखी गई है और इतिहासकारों ने कोशिश कर करके साहित्य लिखने वालों के अलग अलग दौर से सिर्फ पुरुष रचनाकारों को खोज कर निकालने का काम किया। स्त्रियों के लेखन को उन्होंने सामने लाने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास अब तक लिखा गया है वो आधा अधूरा इतिहास है। वह तभी पूरा होगा जब संख्या और मात्रा दोनों हिसाब से हर दौर के स्त्री रचनाकारों को सामने लाया जाए। अगर आदिकाल में पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं ना, आदिकाल में अमीर खुसरो हैं, आदिकाल में विद्यापति हैं, आदिकाल में गोरखनाथ हैं, आदिकाल में शंभू हैं, आदिकाल में तमाम पुरुष ही लेखक हैं, भक्ति काल में कबीर सूर तुलसी हैं,
रीतिकाल में तो सब पुरुष ही पुरुष भरे हुए हैं, भारतेंदु युग में भारतेंदु का नेतृत्व है, द्विवेदी युग में द्विवेदी का नेतृत्व है, छायावाद में ठु महादेवी है, 3 ठो खंबे पुरुष ही हैं। तो ये उनका कहना है कि ये पक्षपात पूर्ण इतिहास लेखन है। यह इतिहास तभी मुकम्मल होगा, साहित्य का इतिहास, साहित्य की समझ, जब स्त्रियों के लेखन को इतिहास में से ढूंढ ढूंढ करके सामने लाया जाए। और इस तरह का प्रयास अभी कुछ लेखिकाएं कर रही हैं, जैसे प्रभा खेतान, खैर अब तो रही नहीं, निर्मला जैन है, रोहिणी अग्रवाल है, रेखा कस्तवार है, गरिमा श्रीवास्तव है। ये तमाम लेखिकाएं हैं जो स्त्री विमर्श को अपनी आवाज दे रही हैं, अपना स्वर दे रही हैं। तो ये स्त्री विमर्श का जो चिंतन है और स्त्री आंदोलन का जो ये पहलू है, ये लगभग समाप्त हुआ। और आप लोग कोई किताब अगर मिले तो उससे भी थोड़ा और पढ़ करके अपने अध्ययन को इस छुट्टियों के दौरान विशद करें। और जो प्रश्न के लिहाज से ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि स्त्री विमर्श से आप क्या समझते हैं, और हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की जो शुरुआत हुई है उस पर आप प्रकाश डालें, अपनी बात रखें। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें। सर कलिया और छुई किनकी रचना है? क्या नोट कराया था मैंने? कलिया और छुई का रचना इस्मत चुगतई। इस्मत चुगतई उर्दू की लेखिका है ना। और एक लेखिका का नाम आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। उनकी कहानी संग्रह का नाम मुझे याद आ रहा है, कहानी संग्रह का नाम है अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। और लेखिका का नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल, क पर छोटा ऊ लिखिएगा तो टेढ़ा नाम है, क पर छोटा ऊ, र, फिर र में भी छोटा ऊ, ऊपर में रेफ उड़ाइएगा, फिर त में भी छोटा ऊ, ल, कुर्रतुल ऐन हैदर। इनको लोग ऐनी आपा भी बोलते थे। इन्होंने ही आग का दरिया उपन्यास लिखा था। तो ये 3 रचनाकार हैं जिनका नाम मैंने लिया। ठीक है, और कुछ? सर अपने से नोट्स बनाएंगे? बिल्कुल, ज्यादा अच्छा तो यही रहता है। अगर अपने से बनाइएगा ना तो आपकी जो मौलिकता है वो आएगी। मैंने ये कहा कि जो मैंने पढ़ाया है, मैं वीडियो लेक्चर, इसका लिंक आप लोग के ग्रुप में भेजूंगा, तो आप लोग इस मेरे लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। और साथ ही साथ जो किताबों की मैंने चर्चा की थी, अगर मिल जाती तो ठीक है, और PDF वाला भी खोजिएगा जो मैंने बताया था, ई पुस्तकालय में या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में जाकर के ऑनलाइन उसका PDF वर्जन मिल सकता है किताब का। तो उससे आप अगर देखते हैं तो वो और मेरा लेक्चर दोनों मिला करके जो आप अध्ययन करें, अपने से जो सोचें, ताकि एक अच्छा नोट्स बनाइए। कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए। पॉइंट वाइज मतलब ये कि स्त्री विमर्श की ऐतिहासिक अवस्थिति कहाँ से शुरू होता है ना, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, राजनीतिक आंदोलनों की भूमिका। अभी एक पहलू मैं छूट रहा, मुझे बताते बताते याद आ गया जिसकी चर्चा होनी चाहिए। वह यह है कि बिल्कुल अभी के समय में, खासकर 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद, स्त्री विमर्श को प्रकृति चिंतन से जोड़ के देखा गया है। और इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक स्त्रीवाद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इको फेमिनिज्म। इको मतलब इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण, और फेमिनिज्म मतलब स्त्रीवाद। तो 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद विशेष तौर से इको फेमिनिज्म का दौर चलता है। यानी स्त्री विमर्शकारों ने अपनी चिंताओं को प्रकृति की चिंताओं के साथ जोड़ लिया। कहना यह है कि जिस तरह से विकास के क्रम में, जैसे जैसे हम लोगों ने चर्चा की ना कि सभ्यताएं जैसे विकसित हुई और स्त्री कैसे गुलाम बनती चली गई, बनाया गया उसको, स्त्री होती नहीं, स्त्री बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है दाव में। तो उसी तरह से विकसित हो रहा समाज, जिस तरह से स्त्रियों के प्रति निरंकुश क्रूर होता चला गया, उसी तरह से विकसित होता हुआ समाज प्रकृति के प्रति भी क्रूर होता चला गया।
हमने पहाड़ खत्म कर दिए, हमने नदियों का पानी फैक्ट्रियों में डाल दिया, हमने जंगल के जंगल काट दिए, और जिस तरह से प्रकृति का विनाश हुआ उसी तरह से स्त्री का भी विनाश किया सभ्यताओं के विकास के क्रम में। तो आज का जो स्त्री विमर्श है वह अपने आप को पारिस्थितिक चिंतन से जोड़कर देखता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपने उत्तर के आखिरी हिस्से में इसको जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि इस दिशा में लिखने वाली कुछ लोग हैं, जैसे डॉक्टर के वनजा। डॉक्टर के वनजा केरल में रहती हैं संभवतः, और मूलतः मलयालम भाषी हैं, लेकिन हिंदी की लेखिका जानी जाती है, हिंदी पढ़ाती भी हैं, और स्त्री पारिस्थितिकवाद पर इनकी बड़ी अच्छी किताबें हैं, या पारिस्थितिक स्त्री दर्शन, इस पर इनकी अच्छी किताबें हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक प्रश्न बनता है कि स्त्री पारिस्थितिकवाद पर लिखने वालों में कौन चर्चित लेखिका है, तो इनका नाम आप ले सकते हैं। तो कुछ लेखिकाओं, अच्छी लेखिकाओं का आपको नाम हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है? जी सर। हाँ, जी सर। ठीक जी है। सर। तो आपको लगता है कि जी आज के लिए पर्याप्त है, और बाकी कोई निर्देश वगैरह होगा, चर्चा होगी तो हम लोग बाद में कर